प्यारे बच्चों, वेक्टर टॉपिक में उधर चेंजिंग वेलोसिटी पढ़े, फिर रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े, लास्ट में रिवर फ्लो बोट मोशन, कांस्टेंट मोशन, डिपेंडेंट मोशन से कहते हैं। और ये एक लास्ट पॉइंट ये भी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। कई क्वेश्चन असाइनमेंट में इस पर हैं, इसको पढ़ने के बाद वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आज ये टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। बहुत ही बड़ा टॉपिक था वेक्टर टॉपिक, मैकेनिक्स का सबसे बड़ा टॉपिक वेक्टर टॉपिक होता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कई छोटे छोटे क्वेश्चन डेवलप होते हैं। देखना कई क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट से। इसी में लामेस थ्योरम भी हम लोग को पढ़ना है और अगले टर्न से स्टार्ट हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का असाइनमेंट भी दिया जाएगा, एनसीईआरटी फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल उसमें भी रहेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा छोटा टॉपिक है। फिर आएगा न्यूटन्स लॉ मोशन, फ्रिक्शन, कोलिजन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सब मैकेनिक्स के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम समझा जाए, सिंपल कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम उसे कहते हैं जिसमें कि बॉडी या तो रेस्ट में रहे या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करे। स्टूडेंट ये जानता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी हमेशा रेस्ट में रहे। हमने अभी दो बात बोला है कि बॉडी या तो रेस्ट में रहे या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करे। बॉडी अगर रेस्ट में रहेगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा तभी भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसे एक बात पता चलता है कि अगर बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉडी पे फोर्स जीरो होगा। यानी इससे ये क्लियर हुआ कि अगर बॉडी पे फोर्स जीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब ऐसा नहीं है कि फोर्स जीरो है तो फोर्स लग ही ना रहा, फोर्स लग रहा हो लेकिन सब कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाए। तो ऐसे में या तो बॉडी इनर्शिया, उसका रेस्ट की इनर्शिया है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन की इनर्शिया है तो मोशन करेगा। तो दोनों ही कंडीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया फोर्स जीरो होना चाहिए बॉडी पर, सिस्टम पर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, बॉडी या तो रेस्ट में रहे या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करे, सब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अगर किसी बॉडी पर, जैसे एक बॉडी है उस पर 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर भी लग रहा है, तो कैंसिल होकर जीरो हो गया, बॉडी इक्विलिब्रियम में हो गया। हो सकता है अलग अलग एंगल पे फोर्स लग रहे हों लेकिन सब कैंसिल आउट होकर सब जीरो हो जा रहे हों, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अगर किसी सिस्टम या बॉडी पर 3 फोर्सेस लग रहे हों, F1, F2 और Ft, और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तो यहां पर डियर लामीस थ्योरम भी अप्लाई किया जा सकता है। लामीस थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो हम अभी यहां दिखाने चल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, फिर लामीस थ्योरम क्या है। लामीस थ्योरम पे क्वेश्चन करेंगे, फिर इक्विलिब्रियम के और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, जिससे कि असाइनमेंट के और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, वो सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो देख लो, इफ नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम और बॉडी इज जीरो, किसी भी बॉडी या सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, यानी बॉडी पे नेट तो फोर्स जीरो है, तो जाहिर है बॉडी का जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो भी जीरो होगा। भाई फोर्स जीरो तो F इक्वल टू ms एक्सेलरेशन जीरो। दैट इज बॉडी विल बी इन रेस्ट, बॉडी या तो रेस्ट में होगा, और अगर मोशन करेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन बॉडी में नहीं है तो वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। आर देख रहे हो, आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देख लो, ये दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। और कुछ स्टूडेंट ये जानते हैं कि बॉडी जब तक रेस्ट में नहीं रहेगा तब तक इक्विलिब्रियम नहीं होगा।
रेस्ट भी इक्विलिब्रियम है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करना भी इक्विलिब्रियम है। कुल मिला के एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, फोर्स 0 होना चाहिए। तो ये सब क्या हैं? all are conditions of equilibrium। ये सब के सब इक्विलिब्रियम के कंडीशन हैं डियर। ठीक, अब आगे जितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस सब में इक्विलिब्रियम के यही सब कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं। इक्विलिब्रियम के लिए एक थ्योरम पढ़ा जाता है, लामीज थ्योरम। अगर किसी सिस्टम या बॉडी पर 3 फोर्सेस लग रहे हों, देखो F1 फोर्स, F2 और F3, किसी बॉडी या सिस्टम पे अगर 3 फोर्स लग रहे हों और सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, यह एंगल होता है अल्फा, यह एंगल होता है बीटा और यह एंगल होता है गामा। ठीक, इसके सामने का अल्फा, इसके सामने का बीटा, इसके सामने का गामा। तो यहां चलता है लामीज थ्योरम। तो क्या है? इफ 3 forces are acting on a body or system and body is in, तो कंडीशन क्या है? बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी किस में रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, देन लामीज थ्योरम क्या कहता है? F1 अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपान साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपान साइन गामा। ये तीनों का रेशियो ये क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। ये लामीज थ्योरम प्रॉब्लम सॉल्विंग में डियर हेल्प करता है। इसी को बोलते हैं लामीज थ्योरम। क्लियर हो गया? इसको मिटाते हैं, इस पे क्वेश्चन करा देते हैं, फिर इक्विलिब्रियम पे बेस्ड और भी कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें बताते हैं। जैसे इस पे क्वेश्चन करा रहे हैं, एक बॉडी है, इस पर 3 फोर्सेस बॉडी पे लग रहे हैं। यह है 10 न्यूटन,
यह 20 न्यूटन, यह 90 डिग्री, यह 120 डिग्री। देख रहे हो? तो ये फोर्स जो है F फाइंड करना है इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये पूरा सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में है। देन फाइंड F। ये फोर्स बताना है। देखिए 20 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 90 डिग्री, 120 डिग्री, तो F हम लोग को बताना है। तो ऐसे में तुरंत दिखाई दे रहा है भाई सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में है। 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ये एंगल हम फाइंड भी कर सकते हैं। 360 डिग्री में से इन दोनों का सम माइनस कर दो तो ये एंगल आ जाएगा, और ये फाइंड करना है हम लोगों को। तो ये अगर हम लोग को फाइंड करना है तो तुम क्या करो, देखो इसके सामने का ये एंगल है, इसके सामने का ये एंगल है, इसके सामने का एंगल पता नहीं है, उसको चाहो तुम लिख भी सकते हो, लेकिन जो नोन है वही तुम लगा दो। देखो जब सॉल्व करेंगे तो अप्लाई करेंगे लामीज थ्योरम, तो कहेंगे देखो 20 फोर्स अपॉन साइन 120, ये फोर्स अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू F अपॉन, देखो F अपॉन साइन 90। जब ये नहीं पता है तो इसको इंक्लूड ही ना करो। आ गया डियर, देखो F का वैल्यू आ गया, ये आ गया 20 और साइन 120 का वैल्यू साइन 90 प्लस 30, साइन 110 यानी साइन 90 प्लस 30, दैट इज cos 30, और cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 30 का वैल्यू, तो देखो साइन 120 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू F अपॉन साइन 90 का वैल्यू 1, तो F इज इक्वल टू 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो 40 अपॉन √3, दैट इज 40 √3/3 भी कहा जा सकता है। देखो तुमने क्वेश्चन को कम से कम सॉल्व तो कर लिया। किस थ्योरम से डियर? लामीज थ्योरम से सॉल्व हो गया। तो तुम इसको ना इंक्लूड करो, ये एंगल नहीं पता है, चाहो तो इसको भी इंक्लूड कर सकते थे एंगल फाइंड करके, तभी वो आंसर आता। तो इस तरह से F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा, ये लामीज थ्योरम होता है। इसको वहां अप्लाई किया जाता है जहां 3 फोर्सेस हों और सिस्टम किसमें हो? इक्विलिब्रियम में हो। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी कराया था जो कंपोनेंट पे बेस्ड था, तो कंपोनेंट से भी सॉल्व हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और लामीज थ्योरम से भी सॉल्व हो जाता है। जैसे इस एंगल को तुम आगे बढ़ा लो, ठीक है, और ये जो एंगल है ये अगर फाइंड कर लें, तो ये एंगल अगर फाइंड कर लें तो इसका कंपोनेंट निकालना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल को बराबर कर दें, वर्टिकल को बराबर कर दें, तभी भी आ जाता है। लेकिन अगर कंपोनेंट से नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो लामीज थ्योरम से आसानी से सॉल्व हो जाता है। और ये क्वेश्चन असाइनमेंट से फर्स्ट लेवल से कराते हैं। असाइनमेंट में फर्स्ट लेवल में क्वेश्चन दिया है 70 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। ये एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो इस तरह से एक पॉइंट बनाया है और इधर एक फोर्स Q है, इधर एक फोर्स P है और इधर एक फोर्स R है। ये एंगल दिए हैं 150 डिग्री। ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2। ठीक, 3 फोर्स हैं।
सारे एंगल्स ये θ1 θ2 150 पी क्यू आर सब दिए हैं। पी क्यू आर 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इन इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम किसमें है? स्पष्ट कह रहा है कि सिस्टम ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यानी यहां क्या लगा सकते हो? लामिस थ्योरम। गिवन क्वेश्चन में दिए हुए हैं P का वैल्यू 1.9318 kg वेट, किलोग्राम वेट। जैसे इसमें g से मल्टीप्लाई कर दो तो न्यूटन में आ जाएगा, लेकिन उसे रहने दो। और साइन θ1 का वैल्यू दिया है, देखो साइन θ1 इज इक्वल टू 0.9659। ठीक है, तो कह रहे हैं कि r का वैल्यू बताओ। देख रहे हो, r का वैल्यू किलोग्राम वेट में r का वैल्यू पूछ रहे हैं। और ऑप्शन यहां दे दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन 0.9659, फिर बी ऑप्शन इसमें दे दिए हैं 2, फिर सी ऑप्शन दे दिए हैं 1, फिर डी ऑप्शन दे दिए हैं 1/2। आर का वैल्यू पूछ रहे हैं, साइन θ1 का वैल्यू दे दिए हैं, पी का वैल्यू दे दिए, आर का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो तुम क्या करो, सॉल्यूशन में क्यू इंक्लूड ही ना करो, क्यू इंक्लूड ना करो, अप्लाई लामिस थ्योरम अप्लाई करो। तो P दिया है इसलिए लिखो P, देखो P अपान साइन θ1 इज इक्वल टू, R फाइंड करना है तो R ले लो, Q को छोड़ दो, R देखो R अपान साइन 150 डिग्री। ठीक, अब P का वैल्यू 1.9318 अपान साइन θ1 का वैल्यू 0.9659 इज इक्वल टू आर का वैल्यू फाइंड करना है अपान साइन 150 डिग्री। तो कहोगे इसको साइन 90 प्लस 60, 150 को क्या कहोगे? साइन 90 प्लस 60, और साइन 90 प्लस 60 इज इक्वल टू cos 60, और cos 60 का वैल्यू 1/2, तो इसका वैल्यू होगा 1/2। 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आ जाएगा 2r इज इक्वल टू 1.9318 अपान 0.9659, दैट इज r इज इक्वल टू 1.9318 अपान 2 का इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू दिस करोगे तो यही आ जाएगा 1.9318 आ जाएगा। जब 2 से डियर मल्टीप्लाई करोगे तो इजिकल टू 1 आ जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आर का वैल्यू 1 किलोग्राम वेट आ गया। तो इस क्वेश्चन को तुम किसी भी दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही लामिस थ्योरम अप्लाई हुआ क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। देखो 1 आंसर आ गया, 1 किलोग्राम वेट। और Q को इंक्लूड क्यों नहीं किया? कि ना साइन θ2 पता है ना Q पता है, इसलिए उसको छोड़ दिया, 2 को अप्लाई कर लिया, क्योंकि 3 टर्म आता है ना, F1 अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपान साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपान साइन गामा। तो इसमें से कोई भी 2 को इक्वल करके क्वेश्चन को सॉल्व किया सकता है। तो आ रहा लामिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ में। तो हमने इक्विलिब्रियम बताया, इक्विलिब्रियम के कंडीशंस बताया, इक्विलिब्रियम के लिए लामिस थ्योरम हमने बता दिया, लामिस थ्योरम पे हमने क्वेश्चन भी करा दिया। अब आओ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड और भी कुछ कॉन्सेप्ट हम बताने चल रहे हैं, जिससे कि और भी ढेर सारे क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हम लोग के सॉल्व होंगे। इसको मिटाते हैं और थोड़ा और कॉन्सेप्ट बताते हैं।
इक्विलिब्रियम के और कॉन्सेप्ट देखें। क्या करता है इक्विलिब्रियम के और कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन बनाता है वो कहता है कि एक बॉडी है, कोई सिस्टम है, उस पे ढेर सारे फोर्स दिखा देता है। एक बॉडी है, इस पे 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन के फोर्सेस लग रहे हैं। बस ऐसे लिख देगा, फोर्सेस लग रहे हैं, कौन किधर लग रहा है, कितने एंगल पे लग रहा है, कहीं कुछ नहीं दिया रहेगा। फिर पूछेगा बताओ वह सिस्टम या बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। उलझ जाओगे डियर, समझ नहीं पाओगे कैसे सॉल्व करें। कहेगा एक बॉडी पे 10 न्यूटन, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन के फोर्स लग रहे हैं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। कहोगे ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे पता चलेगा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। जैसे एक कह दिया कि एक बॉडी पर इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो ये तो तुमको समझ में आ रहा है कि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और नेट फोर्स 0 हो जाएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जब फोर्स 0 हो तो इक्विलिब्रियम देख लो। लेकिन इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता ना किधर लग रहा है, ये पता नहीं किधर लग रहे हैं। तो इसका डियर एक कॉन्सेप्ट होता है, एक ट्रिक होता है, उसका अगर कॉन्सेप्ट मन में बैठ गया तो ऐसे क्वेश्चन चुटकी बजा बजा क्या करोगे, सॉल्व करोगे। जैसे देखो ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, वेक्टर है, इनका ये रिजल्टेंट होगा। देखो ये रिजल्टेंट होगा, इसका रिजल्टेंट ये होगा। अब तुम क्या करो, इसका एरो चेंज कर दो, ऐसे कर दो, तो अब जानते हो क्या हो जाएगा, नेट 0 हो जाएगा। कहोगे ये कैसे, देख लो, ये तो ट्रायंगल मेथड कहता है, ट्रायंगल मेथड कि इसका और इसका सम ये आएगा, ऐसे ऐसे आएगा और ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। तुमने क्या किया कि इस वेक्टर के अपोजिट एक वेक्टर तुमने ऐसे लगा दिया, तो ये तो क्लियर है कि इसका रिजल्टेंट इधर जाना ही जाना है, और उसी के अपोजिट उतना ही मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर तुमने इधर लगा दिया, तो जाहिर है कि इन दोनों के रिजल्टेंट को ये क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। देखो दोनों में अंतर है, ये ए है, ये बी है, और ये रिजल्टेंट देखो आर है, और यहां तुमने ऐसे लगा दिया सी। तो देखो इन दोनों में अंतर है, इसका रिजल्टेंट ये है, और इसमें देखो ऐसे चला एरो, ऐसे चला घूम के ऐसे चला आया, ये कहलाएगा डियर साइक्लिक, क्लोज पॉलीगन साइक्लिक कहलाएगा। और जहां साइक्लिक होगा वहां टोटल वैल्यू नेट 0 आना ही आना है। ठीक, कोई भी क्लोज पॉलीगन हो, एरो साइक्लिक चले, जैसे ये है, देखो इधर एरो चला, इधर चला, इधर चला, इधर चला, ये नेट 0 हो जाएगा। इसे ये कैंसिल, इसे ये कैंसिल, नेट 0। कहीं भी कैसे किसी तरह से बना लो, किसी भी तरह से बना लो, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, साइक्लिक है, सब मिला के 0। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में ये दे कि बॉडी पर 2 फोर्स, 3 फोर्स, 4 फोर्स, 5 फोर्स, ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हों, लेकिन सब मिला करके एक क्लोज पॉलीगन अगर बना दें तो डियर वो नेट वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक, अब जो फोर्स दिया है, तो तुम ये कैसे जान पाओगे जो फोर्स दिया है कि नेट वैल्यू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे जान पाओगे। तो उसका कंसेप्ट आप समझते हैं कि नेट वैल्यू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि जो फोर्स दिया है उस सब मिला के क्लोज पॉलीगन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो इसके लिए लोअर क्लास में इस तरह से एक दे दिया जाता था, 3 सेंटीमीटर का एक लेंथ दे दिया जाता था। ये सब बस समझना है, अभी अगेन के बाद जितना बता रहे हैं सब समझना है, अभी लिखाएंगे। फिर 4 सेंटीमीटर का एक लेंथ दे दिया जाता था, फिर 5 सेंटीमीटर का एक लेंथ दे दिया जाता था। ये 3 लेंथ इसमें दे दिया,
3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का लेंथ दे दिया। अब कह रहा है कि तीनों मिला करके तुम एक ट्रायंगल बनाओ। तो जो वैल्यूज दिए रहते हैं 3 आर्म ये जो दिए रहते हैं, इससे हो सकता है कि ट्रायंगल बन भी जाए और हो सकता है ट्रायंगल ना भी बने। अगर ट्रायंगल बनेगा तो ये ऐसे बन जाएगा और नहीं बनेगा तो ये हो सकता है ऐसे रह जाए। तो क्लोज पॉलीगन नहीं बना, ये क्लोज पॉलीगन बन गया। और जैसे क्लोज पॉलीगन बनेगा नेट वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखो ये कब होगा और ये कब होगा? ये तब होता है जब तीनों आर्म में से कि 2 स्मॉलर आर्म का सम, देखो ये 2 स्मॉलर आर्म है, 2 स्मॉलर आर्म का सम मोर आर इक्वल टू बिगर आर्म हो जाए। देखो 3 और 4 का सम 7 आएगा कि नहीं आएगा? तो 7 मोर है 5, तो 2 स्मॉलर का सम अगर बिगर वाले के बराबर या उससे ज्यादा हो जाता है तो वह श्योर है कि क्लोज पॉलीगन बना देता है, श्योर है। तो यहां देखो 3 और 4 का सम 7 5 से ज्यादा आएगा, ये क्लोज पॉलीगन बनाएगा। ये ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं बनाएगा। इसलिए अगर हम यहां पे कहें कि एक बॉडी पे 3 न्यूटन, 4 न्यूटन और 5 न्यूटन के 3 फोर्सेस लग रहे हों तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा कि नहीं होगा? तो तुम कहोगे अच्छा जरा देखें, तो कहोगे अच्छा 3 न्यूटन और 4 न्यूटन मिलके 7 न्यूटन बिगर वाले से ज्यादा हो गया, यह सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कर देगा क्योंकि क्लोज पॉलीगन बना लेगा। लेकिन अगर ऐसा दे देता, मान लो यहां दे दिया 2 न्यूटन, फिर यहां दे दिया 1 न्यूटन और यहां दे दिया 4 न्यूटन, एक बॉडी पर लग रहा है, ये क्लोज पॉलीगन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो कहोगे भाई इसमें स्मॉलर तो 2 और 1 है। देखो 2 और 1 का सम कितना आया 3, और 3 बिगर वाले से कम रह गया। देखो ये क्लोज पॉलीगन बना ही नहीं पाएगा, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कर ही नहीं पाएगा। अब देखो जिससे कहे कि एक बॉडी पर 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन और 40 न्यूटन के 4 फोर्स लग रहे हैं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? तो कहोगे अच्छा हमको पता है सॉल्व करने का मेथड। तुरंत तुम्हारी निगाह जाएगा कि इसमें स्मॉलर कौन है, सबसे बिगर ये है, देखो सबसे बड़ा, और उसके बाद जो बच रहे हैं सब छोटे हैं। सबका सम करो, 10 + 20 30 और 30 + 30 दैट इज 60। ये बड़े वाले से ज्यादा है, तो सारे स्मॉलर का सम बड़े वाले से ज्यादा हो गया। निश्चित है कि क्लोज पॉलीगन बन जाएगा। सिस्टम किस में हो जाएगा डियर? इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? एकदम देखते ही आंसर तुम दोगे, ऐसे जैसे लगता है कोई जादू सीख गए हो। इस तरह से इसका आंसर आता है। और जिसको नहीं आइडिया वो कहेगा क्या ये दिया है, ना एंगल दिया है, ना वैल्यूज कुछ दिया है, समझ नहीं आ रहा है कि इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा। और जिसको आइडिया है ऐसे देखेगा और ऑप्शन को सूंघ लेगा। आ रहा समझ में? तो इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जैसे एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो इक्विलिब्रियम में पड़ा रहता है, प्राइवेट सेक्टर एस्लेट होता रहता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एक बॉस होता है जो मालिक होता है, और बाकी जो वर्कर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको चमचे बोलते हैं। वो चमचा होते हैं और एक बॉस होता है। बॉस सब पे हावी रहता है जिससे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाता, और सिस्टम एस्लेट होता है, आगे बढ़ता है, फायदे में रहता है। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसमें सारे चमचे, सारे कर्मचारी मिलकर के बॉस पे हावी हो जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वह इक्विलिब्रियम में पड़ा रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता, एस्लेट नहीं हो पाता। कहीं कोई बिल्डिंग तुम देख लो, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर की बिल्डिंग होगी तो देखने से ही लग जाएगा बाहर से कि प्राइवेट बिल्डिंग है, चमचमाता हुआ। उसमें ग्लास के सामने जो विंडो में जो ग्लास लगा उसके सामने खड़े हो जाओ, तुम्हारा चेहरा दिखने लगेगा।
लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर होगा डियर, गवर्नमेंट कोई बिल्डिंग होगी, तो उसको देखते ही पता चल जाएगा सरकारी बिल्डिंग है, उसमें पेड़ पौधे जमाए रहेंगे, पानी उसमें से बरसात के समय पूरा चूता रहेगा, मतलब देख के तुम बता दोगे कि प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है। तो इक्विलिब्रियम में होने का क्या कंडीशन, इसको हिंदी में समझो। जितने छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनको बोलेंगे चमचे, तो सारे चमचों का सम अगर बॉस से ज्यादा या बराबर हो गया तो उस पे हावी हो जाएंगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। और सारे चमचों का सम अगर बॉस से कम रह गया तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्लोज पॉलीगन नहीं बनेगा। ये खास बात है, बस इतनी बात याद रखो। इस टाइप के क्वेश्चन चुटकी बजा बजा डियर तुम क्या करोगे, सॉल्व करोगे। चाहे जितना फोर्स दे दे, अब तुम सारे स्मॉलर फोर्सेस का सम कर लो, सारे स्मॉलर वेक्टर्स का सम कर लो और बड़े वाले से कंपैरिजन कर लो, पता चल जाएगा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। अब आया समझ में? इफ ईच फोर्स इन कॉम्बिनेशन, यहां फोर्स में वेक्टर भी आ सकता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट दे देगा, मोमेंटम दे देगा, तो सारे वेक्टर कंबाइन होके कॉम्बिनेशन मैक्स ए क्लोज्ड पॉलीगन, अगर क्लोज पॉलीगन बनाते हैं देन सिस्टम will be in equilibrium। सिस्टम इक्विलिब्रियम में फोर्स के स्थान पे कोई वेलोसिटी हो सकता है, मोमेंटम है ना, कुछ भी इसमें वैल्यूज हो सकता है फोर्स के स्थान पर। तो इस तरह से देख रहे हैं कि सिस्टम किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। अगर सारे फोर्सेस का सम बिगर वाले फोर्स से ज्यादा या उसके बराबर हो जाए तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, वह एक क्लोज पॉलीगन बनाएगा। अब जैसे इस टाइप का क्लोज पॉलीगन बन गया तो ये इक्विलिब्रियम होगा। ये भी देखो इक्विलिब्रियम है, साइक्लिक होना चाहिए। ये सब इक्विलिब्रियम होंगे। ये सब क्लोज पॉलीगन हैं, ये सब इक्विलिब्रियम में होंगे। ऑल आर क्लोज्ड पॉलीगन। देख रहे हो? तो क्या कॉन्सेप्ट मिला, सम ऑफ ईच स्मॉलर वेक्टर्स, सभी स्मॉलर वेक्टर्स का सम। अब वेक्टर्स में फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम कुछ भी आ सकता है। मोर आर इक्वल टू कौन सा वेक्टर डियर, बिगर वेक्टर। अगर ऐसा है तो सिस्टम किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। देन सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये कॉन्सेप्ट है मेन, देख लो, इसी को समझना पड़ता है। आओ इस पे क्वेश्चन करते हैं।
जैसे कह रहा है कि एक बॉडी पे 10 न्यूटन, 30 न्यूटन और 20 न्यूटन के फोर्स लग रहे हैं, तो बताना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा। तो तुम देख लो यहां पर स्मॉलर फोर्स का तुम सम कर लो। स्मॉलर में कौन कौन है? 10 और 20। 10 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना आ गया? 30। स्मॉलर ये दोनों हैं, देख लो। अब तुम देखो जो दोनों का सम है 30, ये बिगर के बराबर हो गया, तो या तो इक्वल हो जाए और या तो बड़ा हो जाए। दोनों में फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, दैट इज सिस्टम किस में रहेगा? इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक बॉडी पर 30 न्यूटन, 40 न्यूटन और 50 न्यूटन के 3 फोर्स लग रहे हैं। देख रहे हो? बताना है बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। स्मॉलर ये दोनों हैं, तो कहेंगे 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 50, दैट इज 50 न्यूटन इक्वल टू 50 न्यूटन, यानी बॉडी पे फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0। बॉडी किस में होगा? ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। देखो ना, दोनों का सम, सॉरी, हाँ, दोनों का सम 70, 40 और 30 का सम 70, तो 70 न्यूटन मोर देन 50 न्यूटन। दोनों का सम, दोनों स्मॉलर का सम बिगर से ज्यादा हो गया। सिस्टम किस में हो गया? इक्विलिब्रियम। यहां मिस्टेक हो गया था, दोनों का सम 70 आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉडी पे 10 न्यूटन, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन के 3 फोर्स लग रहे हैं। बताना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो कहोगे इसमें कौन बॉस है और कौन चमचे हैं, कौन छोटे हैं कौन बड़े हैं? जब तीन हैं तो तीनों इक्वल हैं, तो किसी दो को छोटा मान लो, किसी एक को बॉस मान लो। जैसे इसको बॉस मान लो तो ये दोनों स्मॉलर हो गए। तो देखो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन बड़ा हो गया 10 न्यूटन से। देख रहे हो? इसलिए फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, बॉडी या सिस्टम किस में आ गया? इक्विलिब्रियम। आ रहा समझ में? कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है बताओ। अब तुम करो क्या हमेशा 3 ही फोर्स का क्वेश्चन बनता है क्या? नहीं डियर, 3 से ज्यादा भी फोर्स दे सकता है। जैसे एक बॉडी पे 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन और 100 न्यूटन के फोर्स लग रहे हैं। बताना है बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा। तो ये तो क्लियर है कि ये सब छोटे हैं, ये बड़ा है, ये सब चमचे हैं, ये बॉस है। सारे चमचों का सम करो तो कहोगे 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, ये आ गया 70 प्लस 30 100। कितने भी हों, देखो 100 न्यूटन इक्वल टू 100 न्यूटन, ये देखो ये इनका सम इसके बराबर आ गया, दैट इज फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0। सिस्टम किस में है डियर?
इक्विलिब्रियम में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉडी पे 1 न्यूटन, 2 न्यूटन और 1 न्यूटन के 3 फोर्स लग रहे हैं। बताना है बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो देखो स्मॉलर ये दोनों हुए, तो 1 + 1 = 2, यानी 2 न्यूटन, ये सम बड़े वाले के बराबर हो गया, इसलिए सिस्टम पे फोर्स 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया, सिस्टम किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक, अब हम थोड़ा कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट से सॉल्व करा रहे हैं। असाइनमेंट के सेकंड लेवल में इस पे इकट्ठा एक जगह क्वेश्चन दिया है। सेकंड लेवल में 20, 21, 22, 23, सेकंड लेवल 20, 21, 22, 23। सेकेंड लेवल का 22 नंबर क्वेश्चन, when 3 forces 50 Newton, 30 Newton, 15 Newton act on a body, एक बॉडी पर ये तीनों फोर्स लग रहे हैं, then body is पहला ऑप्शन दिया है रेस्ट, बॉडी रेस्ट में होगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम अगर आएगा तो रेस्ट में होगा। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो देखो ये भी इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो गया, ये भी हो गया। इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये तीनों एक ही बात है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो फिर ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। मूविंग विद एक्सेलरेशन, बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। अब आंसर तुम समझ रहे होगे, देख रहे हो इसमें कौन स्मॉलर है, 50, 30, 15। तो देखो 30 और 15 का सम ये आएगा 45 न्यूटन। तो दोनों स्मॉलर फोर्स का सम बिगर से कम रह गया। देखो लेस देन 50 न्यूटन, इसका मतलब बॉडी पे फोर्स 0 नहीं होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। और जब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा, कौन सा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड। और नहीं आइडिया है तो किसी कीमत पे इसका आंसर डियर तुम सोच नहीं सकते, किसी भी कीमत पर। और आइडिया है तो ऐसे सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो तुम इसमें, फर्स्ट लेवल का 96 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट लेवल क्वेश्चन नंबर 96, ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा भी गया है। ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v एक्टेड बाय ए
देखो कह रहा है कि एक बॉडी पे जो फोर्स लग रहे हैं वो इस तरह से लग रहे हैं, ये एरो यहां दिखाया है, फिर एरो यहां दिखाया है, फिर एरो यहां दिखाया है, ये आर है, ये पी है, क्यू है। तो जो बॉडी की वेलोसिटी होगा वो कह रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी, पहला ऑप्शन डिक्रीज करेगा, बी ऑप्शन में कह रहा है कि कांस्टेंट रहेगा, सी ऑप्शन में कह रहा है कि चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्मॉलर फोर्स, चेंजेस अकॉर्डिंग टू स्मॉलर फोर्स, और डी में कह रहा है कि इंक्रीज करेगा। अब तुमको दिखाई दे रहा है डियर, बताओ जो फोर्स बॉडी पे लग रहे हैं वो इस तरह से लग रहे हैं, देखो ऐसे, ये बना ना साइक्लिक क्लोज पॉलीगन, ये बन गया क्लोज्ड पॉलीगन, यानी इक्विलिब्रियम, फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। ये इंडिकेट कर रहा है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को इंडिकेट कर रहा है, फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। आ रहा समझ में? और जब एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो कैसे पता? क्योंकि इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कैसे पता? डायग्राम ऐसे बनाया है, एरो, क्लोज पॉलीगन, साइक्लिक। तो जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्या रहेगा? कांस्टेंट। कोई आंसर दिखाई दे रहा है? ये देखो वेलोसिटी डिक्रीज, इंक्रीज, चेंज अकॉर्डिंग टू स्मॉलर फोर्स, क्या रहेगा डियर? कांस्टेंट। तो आया इक्विलिब्रियम समझ में? जो कितनी छोटी छोटी बातें थी, कितने क्वेश्चन तुम्हारे क्या हो गए? सॉल्व हो गए। और डियर वेक्टर टॉपिक भी क्या हो गया? फिनिश हो गया। एक एक बात हमने बताया है। इस तरह से ऑनलाइन कोई नहीं पढ़ा रहा है, किसी का तुम क्लास करो समझे में नहीं आएगा पढ़ाया किया जा रहा है। एक एक लाइन डियर स्टडी कराया जा रहा है। अब अगले टर्न पर चलेगा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, फोर्थ टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका असाइनमेंट भी मिलेगा और नया टॉपिक भी हम स्टार्ट करेंगे। ये वेक्टर टॉपिक क्या हो गया? लाइन। हर बात हमने बताया, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपोनेंट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, चेंज इन वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिवर फ्लो बोट मोशन, स्केलेटर के कॉन्सेप्ट्स है ना, डिपेंडेंट मोशन दैट इज कांस्टेंट मोशन, इधर फिर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हर पॉइंट को हमने टच किया है, खूब ढेर सारा क्वेश्चन भी हमने कराया है। अब अगले टर्न पे प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।